वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर रनिंग गुड। आज 28 दिसंबर 2023 है दोस्तों, और आज हमारे टेबल पर हैं 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, राइट। तो सबसे पहला जो है दैट इज इजरायली एम्बेसी ब्लास्ट, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हेल्थ सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ आर्टिकल है, सोसाइटी, हमारे जीवन के सारे डायमेंशंस को टच करने वाली एक बात जो है उसके साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। मेकिंग हेल्थ आवर टॉप प्रायोरिटी इन 2024। एक डॉक्टर ने इस आर्टिकल को लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो उन्होंने इस आर्टिकल में मेंशन की हैं। फिर द बांग्लादेश मॉडल, इंडिया नीड्स मेनी मोर लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स। इकोनॉमी के साथ जुड़ी हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो है वो हम बांग्लादेश जो है उससे सीख सकते हैं। एंड देन वी हैव डिफेंस के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक, राइट। पूंछ शोज व्हाई ऑफिसर्स मस्ट बी जेंटलमैन। ये हाइब्रिड वॉर का जमाना है, तो इसमें टेररिस्ट जो है वो इस प्रकार की चीजें करेंगे जिससे हमारे जो सोल्जर्स हैं तो उनको भड़काया जाए, वो इमोशंस में आकर कोई गलती कर दे, तो ये कोशिश जो है वो डेफिनेटली टेररिस्ट करते रहते हैं। लेकिन लीडरशिप जो है वो मीन्स जो आर्मी की लीडरशिप है, चाहे वो टॉप लेवल की हो चाहे जूनियर लेवल की हो, इट कैन प्ले ए वाइटल रोल। और रही बात लीडरशिप की, तो साइमन सिनेक एक बहुत बड़ा नाम है। उनका यहां पर एक कोट है, लीडरशिप इज नॉट अबाउट बीइंग इन चार्ज, इट्स अबाउट टेकिंग केयर ऑफ दोज इन योर चार्ज। लीडरशिप का मतलब ऐसा नहीं है कि आप एवरीथिंग इज अंडर यू या फिर आप चार्ज में हैं, राइट, कि आप कोई टॉप पोजीशन पर बैठे हैं। इसका मतलब यह नहीं है यू आर ए लीडर। लीडरशिप जो है उसका मतलब यह है कि यू आर टेकिंग केयर ऑफ दोज इन योर चार्ज। जो लोग, राइट, अब यहां पर पिरामिड नहीं, आई वुड से यहां पर सर्कल जो है वो परफेक्टली फिट बैठेगा। भले ही आप सर्कल के सेंटर पर बैठते हो, लेकिन जो लोग आपके इस सर्कल का पार्ट हैं, तो आप इस सर्कल के अंदर जितने भी जो लोग हैं तो उनकी देखभाल करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि वो अपना पीक परफॉर्मेंस जो है वो डिलीवर कर सके। दे फील कंफर्टेबल, दे फील, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दे शुड फील सेफ। एंड अगर कोई सेफ फील करने लगता है तो फिर वो ट्रस्ट जनरेट होने लगता है। सो दिस आर द थिंग्स विथ लीडरशिप। तो दोस्तों ये वाला जो आर्टिकल है ना, ये हेल्थ वाला, ये हम सबसे लास्ट में आज देखेंगे। हम शुरुआत करते हैं इससे। इजरायली एम्बेसी ब्लास्ट, इंडिया मस्ट बी वेरी ऑफ अटेम्प्ट्स टू फोमेंट ट्रबल। अब क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ये इंसिडेंट हुआ है। न्यू दिल्ली में जो इजराइल की एम्बेसी है तो उसके नजदीक में एक ब्लास्ट हुआ। एंड ये ब्लास्ट जो है वो इस बात का इशारा है, ये बात को प्रूव करता है, जो स्टार्टिंग के टाइम पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते थे ना, जो चिंता थी कि ये इजराइल और हमास का जो युद्ध है ये दूसरे क्षेत्रों में भी फैल जाएगा। और ये चीज हमने कल हम डिस्कस कर रहे थे, उससे पहले का एक दिन जो था उसमें भी हमने इस चीज को डिस्कस की थी, राइट। रेड सी वाला टॉपिक याद है, रेड सी में बाबल मंदेब। इसी के साथ जो मैंने एक वीडियो बनाया था स्टडी ग्लोज के लिए कल, उस वीडियो को हमने लॉन्च किया था। इट वॉज अबाउट इंडिया और सऊदी। तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई है फोन पर। हमारे मोदी साहब और एमबीएस के बीच में बात हुई है, मोहम्मद बिन सलमान के बीच में। तो वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो ऐसी कुछ चीजें हो रही है जिससे ये चीज प्रूव होती जा रही है कि ये इजराइल हमास वॉर जो है वो किसी एक क्षेत्र से लिमिटेड नहीं है, ये अलग अलग जगहों पर इसकी इंपैक्ट हमें देखने को मिल रही है। याद है, देखिए, दिस इज द थिंग, राइट। अगर जब भी कोई कहता है ना, मीन्स बहुत सारे लोग आपने सुना होगा ऐसा कहते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में अगर युद्ध हो जाए तो कौन जीतेगा। आपने सुना होगा, आपको ऐसे प्रश्न किसी ने पूछे भी होंगे। जब पता चलता है कि भाई आप करंट अफेयर्स और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो लोग हमसे यही एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि हम तो कुछ सुपरमैन हो चुके हैं, राइट, सुपरमैन या फिर सुपरवुमन। तो हमें तो सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। कोई लोकल स्कूल जो है उसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है उससे लेकर सारी चीज़ें, जो कहते हैं ना कि एवरीथिंग अंडर द सन, यानी कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ों की नॉलेज हमें होनी चाहिए, तभी हम आईएएस बन पाएंगे। जो ऑफकोर्स एक इलॉजिकल बात है, ऐसा बिल्कुल होता ही नहीं है। कोई भी इंसान ऐसा इस दुनिया में नहीं है जिसको दुनिया की सारी चीज़ों के बारे में पता हो। दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, राइट। हमारा दिमाग बहुत ही ताकतवर है, लेकिन क्योंकि हम इस प्रकार से जीवन जीते हैं, हमारी डिजाइन ऐसी है कि देखिए, ये कंप्यूटर बनाना जो है वो हमें नहीं आता है, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन परचेज द कंप्यूटर। फिर कंप्यूटर कैसे बनाया जाता है वो सीखने में
आपका जीवन तो साइड साइड में ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो व्हाट वी डू इज वी परचेज थिंग्स। तो इस प्रकार से ह्यूमन बींग्स जो हैं वो हमारी सोसाइटी चलती है। तो सारी चीजें हमें सीखने की जरूरत बिल्कुल है ही नहीं। जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उस पर हमें फोकस करना चाहिए, राइट। तो जो ये प्रश्न पूछते हैं तो चलो उनको आप जो भी जवाब दे दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब इंडिया और चाइना के बीच में, और हमेशा मैं यही कहता हूं कि भगवान ना करे ऐसा हो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी भगवान ना करे कभी भी युद्ध हो। अब बहुत युद्ध हो चुके हैं, वी डोंट नीड एनी मोर वॉर्स। द रीजन इज कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम इंडिया और चाइना दोनों देशों पर ही इसकी इंपैक्ट होगी, राइट। आप समझिए कि कितने सारे हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो जाएंगे, नंबर वन। दूसरी चीज, कितना सारा पैसा जो है वो इसमें वेस्ट हो जाएगा। नंबर थ्री, कितने सारे अलग अलग जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट होंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारी इकोसिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आपने देखा होगा कि जब यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है तो बहुत सारी नदियां जो हैं तो उसमें भी बहुत सारा केमिकल्स, पॉल्यूशन, ये सारी चीजें होती है, राइट। बहुत सारी जगहें जो हैं वहां पर तोड़ फोड़ होती है, तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। फिर रशिया और यूक्रेन का एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां पर ऐड करना चाहूंगा जिससे हम इस चीज को और अच्छी तरीके से गहराई से समझ सके। आपको पता है ना कि रशिया और यूक्रेन अगर मिल जाए तो ये दोनों लगभग लगभग 20% जितना गेहूं, व्हीट प्रोडक्शन में ये दोनों देश जो हैं वो टॉप नंबर के हैं। तो जब अब देखिए रशिया और यूक्रेन जो हैं यहां पर बहुत बड़ी मात्रा में वो ये गेहूं पैदा करते हैं, और इतने सारे मीन्स हमें पता है ना कि रशिया की पॉपुलेशन उतनी नहीं है, यूक्रेन की पॉपुलेशन उतनी ज्यादा नहीं है हमारे जैसे देशों की। तो जिन देशों में पॉपुलेशन ज्यादा है, फॉर एग्जांपल आप देखेंगे जनरली जो ट्रॉपिकल देश हैं तो वहां पर नेचुरली पॉपुलेशन ज्यादा रहती है। अब अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे देश हैं कि वो ट्रॉपिकल एरिया में हैं, वहां पर आप उतनी अच्छी खेती नहीं कर पाते। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें अलग है, लेकिन कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जहां पर हर रोज बारिश गिरती है, वहां पर आप समझते हैं ना कि आप गेहूं नहीं उगा सकते। तो ये बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको एक्सपोर्ट करता है ये रशिया और यूक्रेन। लेकिन युद्ध की वजह से क्या हुआ, एक्सपोर्ट्स और ये सारी चीजें बंद हो गई। ब्लैक सी में क्या चल रहा था आपको याद है ना, मैं याद ही दिला रहा हूं, मैं आपको सिर्फ इंडिकेशन ही दे रहा हूं ताकि आप चीजों को याद कर सके। तो ये ब्लॉकेज जो हो गया तो इसकी वजह से दुनिया भर में और बहुत सारे क्षेत्रों में फूड क्राइसिस आ गई थी। फूड क्राइसिस की वजह से आप देखिए दुनिया के कितने सारे देश जो इनके मीन्स कोई लेना देना नहीं है इनका यूक्रेन और रशिया के बीच में, लेकिन वो भी इसकी चपेट में आ गए। सो आज का जो जमाना है, मीन्स आज से अगर आप 100 साल पहले चले जाइए, 200 साल पहले चले जाइए, तो ऐसी सिचुएशन थी कि अगर वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा है या फिर वर्ल्ड वॉर 1 के पहले जो छोटे छोटे युद्ध हुए अलग अलग देशों के बीच में, फॉर एग्जाम्पल फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, तो ये फ्रांस और इंग्लैंड को ही ज्यादा प्रभावित करते थे। लेकिन जब इनकी कॉलोनीज बनने लगी तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में युद्ध हुआ, तो सिर्फ फ्रांस और इंग्लैंड नहीं, इसकी इंपैक्ट इंडिया पर भी, इसकी इंपैक्ट अफ्रीका के बहुत सारे देशों पर आपको देखने को मिलने लगी। तो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, वी आर लिविंग इन ए ग्लोबल टाइम। तो दिस इज द रीजन कि किसी भी क्षेत्र में अगर युद्ध होता है, इस चीज को समझिए, आप इसकी गहराई को समझिए कि आज 2023 में, और अब हम 2024 में कदम रखने वाले हैं, तो आज अगर दुनिया के किसी भी क्षेत्र में कोई भी एक छोटे से दो देशों के बीच में भी अगर युद्ध हो रहा है तो याद रखिए ये युद्ध सिर्फ उनका नहीं है, ये युद्ध पूरी पृथ्वी पर हो रहा है। इसके इंपैक्ट आपको पूरी पृथ्वी पर देखने को मिलेगी। जैसे कोई टेररिस्ट अटैक किसी देश पर होता है, किसी भी देश पर होता है, फॉर एग्जांपल इजराइल पर जो हुआ दैट वाज अ टेररिस्ट अटैक। तो ये टेररिस्ट अटैक जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहूदियों पर हो रहा है, ये टेररिस्ट अटैक जो है वो इंसानों पर हुआ है, ह्यूमन बींग्स पर हुआ है। और फिर देखिए क्या होगा कि वो फिर कहेंगे कि भाई हमास वाले जो है वो इस्लाम का नाम लेंगे, राइट। तो इस प्रकार से फिर दूसरे देशों में इसकी इंपैक्ट आएगी। फिर कुछ लोग जो है वो अलग अलग सोसाइटीज के अंदर इस्लाम के बारे में कुछ कहेंगे, फिर इस्लाम फॉलो करने वाले कुछ लोग हैं तो उनको ऐसे रेडिकलाइज किया जाएगा, उनको ऐसा ब्रीडिंग ग्राउंड मिल जाएगा कि देखा ये लोग आपके बारे में ऐसा ही बात करेंगे, आप कितनी चैरिटी कर रहे हैं, आप कितना ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कुछ नहीं देखेंगे, यू हैव टू फाइट देम। ये चलता ही जाता है, ये एक विशियस सर्कल जो है उसकी शुरुआत हो जाती है, एक के बाद एक जो डोमिनो है वो चलता है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अब ऐसा सो दिस इज द रीजन, राइट। ये जो ब्लास्ट हमारे देश में हुआ है, दिस इंडिकेट्स के आज हम ये मींस समझ गए ना आप, जो मेन इसका जो बॉटम लाइन है दैट इज के द वॉर इज नॉट जस्ट बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, द वॉर इज नॉट जस्ट बिटवीन इजराइल एंड हमास, द वॉर इज नॉट जस्ट बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान। ये हम सबका एक युद्ध जो है वो चल रहा है। इसी के साथ एक एब्यूसिव लेटर जो है वो मिला है। अब
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो इसकी एक थरो प्रोब करने वाली है। और इसी के साथ जो ऑफ कोर्स ये एम्बेसी के आसपास और जहाँ पर यहूदी लोग हमारे देश में रहते हैं, ज्यूइश एस्टैब्लिशमेंट्स जहाँ पर हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सिक्योरिटी जो है वो उसको इंक्रीज किया जाएगा, उनकी रक्षा करना जो है वो डेफिनेटली भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। 2021 में ऐसे केसेस हमें देखने को मिले थे कि कुछ ऐसी कार्स थी तो इनको ब्लास्ट की वजह से डैमेज किया गया था आउटसाइड द एम्बेसी, राइट। और ये जो अटैक है ये कुद्स फोर्स के साथ जुड़ा हुआ था। कुद्स फोर्स जो है, आपने सुना होगा IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, ये ईरान की एक आप समझ लीजिए कि स्ट्राइक फोर्स है, उनकी एक स्पेशल फोर्स है। और इसका फॉरेन आर्म, ये IRGC जो है उसका एक फॉरेन आर्म, इसका नाम है कुद्स फोर्स। तो ये दुनिया के अलग अलग, जैसे हम देखते हैं ना मोसाद फॉर एग्जांपल, कि अलग अलग जगहों पर अटैक कर देती है, राइट, अपने टारगेट्स जो होते हैं तो उनको वहां तक पहुंच जाती है। तो वैसे ही ये कुद्स फोर्स जो है ये एक प्रकार की आप समझ लीजिए कि एक ऐसी स्ट्राइक फोर्स है जो अलग अलग देशों में इस प्रकार के ऑपरेशंस करती है। अब इजरायली स्ट्राइक जो हुई है तो उसके पीछे ये इजराइल, नॉट इजरायली स्ट्राइक इन द सेंस, ये जो एम्बेसी के बाहर ये ब्लास्ट जो हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे रीजन है कि इजराइल ने सीरिया के अंदर ये कुद्स के एक कमांडर जो है इसको मार दिया, तो शायद उसका ही बदला लेने की कोशिश जो है वो ये कुद्स फोर्स ने की हो। अब न्यू दिल्ली यानी कि हमारा देश जो है, हमारा भारत, इसके रिलेशनशिप तेल अवीव यानी कि इजराइल के साथ काफी ज्यादा स्ट्रांग है, क्लोज टाइज है दोनों देशों के बीच में। और इतनी क्लोज टाइज है कि यू कैन अंडरस्टैंड कि कुछ जगहों पर हमने वोटिंग देने से एब्सेंट रहे हम, और कुछ जगहों पर हमने वोट दिया है। फॉर एग्जांपल ये एक यूएन का रेजोल्यूशन था, तो जल्द से जल्द ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर हो गाजा में, तो इस चीज को लेकर भारत ने एक स्टैंड लिया। इजराइल हमारा एक बहुत ही अच्छा मित्र देश है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अगर कोई गलती कर रहा है फॉर एग्जांपल तो हम उस पर कुछ ना बोले। तो भारत ने ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वाला एक स्टैंड जो है वो लिया। इसी के साथ हमारे रिलेशंस जो हैं वो अरबिक देशों के साथ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने लगे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि कल ही हमने ये वीडियो बनाया था, सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई मोदी साहब की, एंड दिस इंडिकेट्स के दोनों देशों के बीच में रैपो यानी कि जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं। वेस्ट एशिया में अगर आप देखेंगे तो भारत बहुत ही प्रेगमेटिक तरीके से अपनी डिप्लोमेसी कर रहा है, ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ वी कैन नॉट अलाउ रेबल राउजर्स, हम ऐसा बिल्कुल अलाउ नहीं कर सके कि हमारी टेरिटरी का इस्तेमाल जो है वो इस प्रकार की चीज़ों के लिए किया जाए, राइट। तो भारत को एक थरो इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक स्ट्रांग मैसेज जो है वो भी डिलीवर करना पड़ेगा कि भाई आप यहां पर आप इसको, भारत को ऐसा प्लेग्राउंड नहीं बना सकते। यहां पर आप कोई ऐसी चीज करेंगे तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, भारत आपको छोड़ेगा नहीं। भारत के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, राइट, हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, इन सारी चीजों को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आप पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, परमिशन लीजिए, उसके बाद शायद आपको परमिशन मिल जाए और आप कर सके, लेकिन इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटीज जो है वो भारत टॉलरेट नहीं करेगा। ये क्लियर मैसेज जो है वो भारत को डेफिनेटली देने की जरूरत है। Then let's talk about the Bangladesh model. India needs many more low-scale manufacturing jobs. बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये। बांग्लादेश से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम सीख सकते हैं। RMG यानी कि रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री जो है बांग्लादेश की, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। 70s से इसकी शुरुआत हुई और एक मल्टी फाइबर अरेंजमेंट जो हुआ तब से इसकी शुरुआत जो है वो होने लगी। नाउ लेट्स नॉट गो इनटू मल्टी फाइबर अरेंजमेंट, अगर आपके पास वक्त है तो आप इसको थोड़ा गूगल कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आप समझ लीजिए ना कि 70s के बाद ये जो बांग्लादेश की RMG है, RMG यानी कि रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री, तो ये काफी ज्यादा धीरे धीरे जो है वो पिकअप होने लगी। आज आप देखिए 2022-23 में जो एक्सपोर्ट है, जो टोटल एक्सपोर्ट बांग्लादेश ने किया, तो उसमें से 84.5% जो है दैट इज RMG एक्सपोर्ट्स। बांग्लादेश की जो GDP है तो उसका 10.35% जो है वो सिर्फ एक सेक्टर से आता है, दैट इज RMG। और ये RMG जो है वो लाखों तो नहीं, आई वुड से करोड़ों बांग्लादेश के लोग जो हैं तो उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का काम भी कर रहा है। यूरोस्टेट का डेटा जो है वो रिलीज हुआ है और पहली बार ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश ने चाइना को ओवरटेक कर लिया। ये निटवेयर एक्सपोर्ट्स जो हैं, तो जनवरी से लेकर सितंबर 2023 का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो चाइना से भी ज्यादा सामान जो है, ये निटवेयर का सामान जो है, कपड़े एक्सेट्रा, तो ये चाइना से भी ज्यादा बांग्लादेश ने यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट किया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ऑफकोर्स बांग्लादेश का। और इसी के साथ साथ अगर आप कॉटन, अप्रैल कॉटन के कपड़ों की मार्केट देखेंगे
तो चाइना वियतनाम का बहुत स्ट्रांग होल्ड है, और यही लिस्ट में आपको बांग्लादेश जो है वो भी देखने को मिलता है। बांग्लादेश के लिए टॉप मार्केट्स जो हैं, तो सबसे बड़ी मार्केट है यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है बांग्लादेशी गारमेंट का। जो टोटल एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश ये गारमेंट्स, तो उनमें से 21.5% जो है वो यूएसए में जाते हैं। उसके बाद यूरोपियन यूनियन आता है, यूके, कनाडा। दोस्तों एक पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊं, तो आप यूके में जो अच्छे अच्छे स्टोर्स हैं वहां पर खरीद मीन्स कपड़े खरीदने के लिए जाएंगे, तो जो जीन्स होते हैं अच्छी क्वालिटी के जीन्स, राइट, गुड जीन्स, ब्रांडेड जीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट, जैसे हमारे यहाँ पर लिवाइज हैं, और दूसरी कौन सी ऐसी कंपनीज है, लिवाइज, स्पाइकर, राइट। तो इस प्रकार की जो रेंज होती है कपड़ों की, जीन्स की, तो अगर वो खरीदने के लिए जाएंगे आप यूके में, तो यू विल फाइंड मेड इन बांग्लादेश, इट्स अ वेरी वेरी कॉमन थिंग। और टी शर्ट्स आप देखेंगे, शर्ट्स, राइट, कपड़ों में, और लेडीज के कपड़े भी ऐसे आप देखेंगे कि ज्यादातर जो है वो मेड इन बांग्लादेश ही लिखा हुआ होता है। सो ये ताकत है बांग्लादेश की। Right. The industry is forecast to grow and benefit from ongoing shift in global sourcing patterns as more and more countries look to diversify their supply chains. बहुत सारे ऐसे देश हैं, हम देखा है कि चाइना से वो थोड़ा शिफ्ट होना चाहते हैं, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी, एग्जिट चाइना, ये सारी चीज़ें। इट्स नॉट दैट इजी, चाइना को आप ऐसे छोड़ नहीं सकते, बट ऐसी स्ट्रेटेजीज चल रही है। बहुत सारे देश जो हैं वो अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो अ रियलिटी। तो इसमें भी बांग्लादेश को काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है वो हो रहा है। दूसरी चीज़, बांग्लादेश जो है, अभी रिसेंटली आप देखेंगे तो बांग्लादेश ने एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी जो है वो अपनाई है। बांग्लादेश को पता है कि भाई जो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, हाई स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो उनके पास नहीं है। बांग्लादेश इज नॉट लाइक फॉर एग्जांपल लग्जमबर्ग या फिर इजराइल, राइट। लग्जमबर्ग के पास बहुत पैसे हैं, तो स्पेस और इन सारी चीज़ों में बहुत सारा फंडिंग जो है वो, लग्जमबर्ग छोटा सा देश। याद है फ्रांस के बारे में हम बात कर रहे थे, तो फ्रांस के साथ हमने लग्जमबर्ग को देखा था, याद आया मैप। तो ये जो लग्जमबर्ग है, यूरोप का एक छोटा सा देश, तो स्पेस में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो करता रहता है। वैसे वो लग्जमबर्ग इज ऑल्सो फेमस, और आई वुड रादर से इनफेमस फॉर ब्लैक मनी या फिर मनी लॉन्ड्रिंग एंड थिंग्स, राइट। बट एनीवेज, नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दोज थिंग्स। यहाँ पर अगर हम बांग्लादेश की बात करें, तो बांग्लादेश को पता है कि देखिए इसराइल की तरह या फिर दूसरे ऐसे कुछ देश हैं, छोटे देश, तो हमारे पास उतनी कोई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है। ताइवान की तरह वी आर नॉट फेमस फॉर सेमीकंडक्टर चिप, हमारे पास वो हाई स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है। तो ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते। बांग्लादेश ने क्या किया कि भाई अपने पास क्या है, हमारे पास हैं लेबर, हमारे पास लोग हैं जो कारीगरी कर सकते हैं, जिनको अगर ट्रेन किया जाए तो वो अच्छा काम कर सकते हैं। तो बांग्लादेश ने लेबर इंटेंसिव गुड्स, यानी कि वो सामान जिसमें आपको मशीन नहीं, ज्यादा लोगों के हाथों की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे कामों पर फोकस किया। और रही बात गारमेंट इंडस्ट्री की, तो कंटिन्यूसली स्किलिंग करते रहे, फिर रीस्किलिंग, फिर अपस्किलिंग। जिस प्रकार से गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में एक नया बदलाव हमें देखने को मिला है पिछले अगर 2-3 दशकों में देखेंगे, तो थिंग्स हैव चेंज्ड क्वाइट अ लॉट। अभी तो फैशन इतनी आ चुकी है, इतनी वेराइटीज हैं, ऑप्शंस इतने हैं, तो अलग अलग पैटर्न्स, स्किल्स, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, तो कंटिन्यूसली अपना जो एचआर है लेबर इंटेंसिव मार्केट का जो ह्यूमन कैपिटल है, तो इसको अपग्रेड करता गया बांग्लादेश। तो इससे उसको एक बहुत बड़ी कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो डेफिनेटली मिली है। दूसरी चीज है कि चाइना में अभी लेबर कॉस्ट काफी बढ़ चुका है, और चाइना का दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ टेंशंस भी चलता रहता है। फॉर एग्जांपल, जितनी हमने बड़ी बड़ी मार्केट्स देखी बांग्लादेश की, तो उन सारे लगभग सारे देशों का इश्यू जो है वो चाइना के साथ कुछ ना कुछ जो है वो चल रहा है। दूसरी चीज, बांग्लादेश जो है वो बहुत ही स्मार्ट खेल रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ। वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत बड़ी मार्केट है, इसके साथ भारत के साथ अच्छे रिलेशन है, चाइना के साथ भी अच्छे रिलेशन है, और जो इस्लामिक देश है उनके साथ भी अच्छे रिलेशन है। तो इन सारी चीजों की वजह से, ये कोरियल रिलेशंस की वजह से क्या हो रहा है, बांग्लादेश को बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो भी मिल रहा है। दूसरा एक बेनिफिट जो बांग्लादेश को मिलता है, दैट इज यूज एवरीथिंग बट आर्म्स। ये ईबीए पॉलिसी है। तो इसमें अगर आप एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से आ रहे हैं या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं, तो जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है उसको छोड़कर बाकी सारी चीजें जो हैं उस पर आपको टैरिफ पर मुक्ति मिलती है। आपको इंपोर्ट टैरिफ जो है वो पे नहीं करना पड़ता है। तो इसका बेनिफिट जो है वो भी बांग्लादेश को मिल रहा है। इसके साथ बांग्लादेश ने आरसीईपी को ज्वाइन कर लिया है, और हमें जो चीज़ें सीखनी है बांग्लादेश से वो ये है कि अनस्किल्ड और लो स्किल्ड प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स में अभी हम अंडर परफॉर्मिंग कंट्री हैं। और ये भी एस्टिमेट्स कहता है कि ये सारी चीज़ों की वजह से भारत को लगभग लगभग $140 बिलियन का नुकसान भी हो रहा है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू क्रिएट पॉलिसीज कि जहां पर लेबर इंटेंसिव मार्केट्स है, फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल्स, लेदर, फुटवेयर, तो ये सारी चीज़ों में हम लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करें,
और इसी के साथ उसका प्रोडक्शन और पूरी मार्केट जो ऑपरेशंस है, तो उसमें अगर लोगों को ट्रेन किया जाए, कुछ सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, तो वी कैन राइज अप। हम भी दुनिया के अलग अलग देशों में प्रोडक्शन करके सामान को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। भारत के भी रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। बांग्लादेश को यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि सारी चीज़ें आरएमजी पर नहीं चल सकती। उनको डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। ये पैसे आ रहे हैं तो ये पैसों का इस्तेमाल किसी दूसरी चीज़ों में करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये अरबिक देशों ने क्या किया, एक समय पर ऑयल के पैसे आ रहे थे तो दे वर एंजॉइंग, लेकिन उसके बाद उनको पता चला कि भाई ऑयल का वक्त जो है वो एक दिन खत्म होगा। तो आज ग्रीन एनर्जी, फुटबॉल की टीम और कितने सारे अलग अलग बिजनेस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनको पता है सिर्फ ऑयल से बहुत पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वो पैसों का कुछ काम नहीं, एक दिन वो खत्म हो जाएंगे अगर आपने उनको नए नए सेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं किया तो बांग्लादेश को ऐसी कोई चीज़ जो है वो करने की ज़रूरत है। और सिर्फ हम बांग्लादेश को सलाह क्यों दें, हम जो चीज़ें बांग्लादेश से सीख सकते हैं वो बहुत सारी हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो बांग्लादेश से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन हैं जो हम सीख कर यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। पूंछ shows why officers must be gentlemen। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। हाइब्रिड वॉर जब होता है तो हाइब्रिड वॉर में टेररिस्ट जो है वो हमेशा सोल्जर्स को प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं, और यही ऐसी चीज है, राइट, जहां पर आर्मी को या फिर जो हमारे सोल्जर्स हैं उनको प्रोफेशनलिज्म जो है वो मेंटेन करना है, ताकि ये टेररिस्ट की इस प्रकार की एक्टिविटीज जो है उसमें वो फेल हो जाए। पूंछ जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, राइट, वैली में पड़ता है, आसपास हिल्स हैं। और अगर आप देखेंगे तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमारी एक बटालियन, राइट, सिंगल आर्मी बटालियन 1 कुमाऊं जो है, तो उसने लगभग आप समझ लीजिए 1 साल तक ये पाकिस्तानी जो अटैक्स हैं तो उनको एक अच्छा हीरोइक रेजिस्टेंस दिया। और फाइनली मीन्स पाकिस्तान जो है वो हार गया। एज वी नो, जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद तुरंत ही अटैक किया था ना हमारे ऊपर। लेकिन यहाँ पर ऑफकोर्स ये जो 1 कुमाऊं है उसके साथ इंडियन एयरफोर्स, आर्मी के साथ इंडियन एयरफोर्स जो है उसने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कहने की बात यह है कि, समझने की बात जो है वो ये है कि ये पूंछ जो है ये एक बहुत ही हिस्टोरिक जगह है। और अभी सैड न्यूज़ यहाँ पर आ रहा है। एक तो ये है कि हमारे 4 जवान जो हैं वो उन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया, राइट, वो ये जवान जो है वो एक टेररिस्ट एम्बुश में शहीद हो गए। और दूसरी तरफ आर्मी कस्टडी में कुछ सिविलियंस जो हैं उनकी मृत्यु हुई है। तो ये 2 सैड खबर जो है वो हमें पूंछ से मिल रही है। देखिए, एक बहुत ही हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट जगह से इस प्रकार की चीज़ें आती है तो फिर अच्छा नहीं लगता। अब 1917 में एल्डरशॉट, यूके की एक जगह है जिसका नाम है एल्डरशॉट, तो यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई गई कि रिमेंबर दैट ही मे बाय हिज इंडिविजुअल बेयरिंग एंड एक्शंस आइदर एनहांस और इंजोर द रेपुटेशन ऑफ हिज रेजिमेंट। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ लक्ष्य पिक्चर। लक्ष्य फिल्म देखी होगी शायद आपने, ऋतिक रोशन की फिल्म है और प्रीति जिंटा है। और स्टार्टिंग में जब ऋतिक रोशन जो है वो ज्वाइन करते हैं आर्मी को, तो शाम का वक्त होता है और फिर उनके जो मेन इंचार्ज होते हैं ब्रिगेडियर साहब, तो वो उनको कहते हैं, आप ब्रिगेडियर होते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट द पोस्ट, बट अमिताभ बच्चन जो है वो उनको एक बहुत ही मस्त स्पीच देते हैं, राइट। कहते हैं कि भाई जब से तुमने इस रेजिमेंट को ज्वाइन किया है तो अब इसके सारे मेडल्स आपके हो गए, लेकिन इस रेजिमेंट की रेपुटेशन जो है वो अब आप पर है। उस वक्त पर इतना पता नहीं चला, लेकिन आज जब इसके साथ रिलेट करते तो लगता है कि नहीं, कितनी अच्छी रिसर्च की होगी उस फिल्म बनाने में, कि एक एक सोल्जर जो है, एक एक सोल्जर, राइट, तो वो पूरी रेजिमेंट, पूरी आर्मी को रिप्रेजेंट करता है। उसकी एक गलत चीज की वजह से पूरी आर्मी का नाम जो है वो खराब हो सकता है। Does the leadership in Indian armed forces at all levels know that actions of even the last man on the front line can have strategic consequences? एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है वो राइटर ने यहां पर पूछा है। 1999 में यूएस मरीन कोर जनरल चार्ल्स क्रूलैक ने एक कॉन्सेप्ट दिया, इसका नाम है स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरल। स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरल में वो ये कहते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान ही जितने भी सोल्जर्स हैं उनको ये चीज सिखानी पड़ेगी कि आपकी सारी एक्शंस जो हैं, चाहे वो राइट एक्शन हो चाहे आपके रॉन्ग डिसीजंस हो, सारी चीजें जो हैं दे आर अकाउंटेबल, यू आर अकाउंटेबल फॉर ऑल योर एक्शंस। तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू ऐड इन आवर ट्रेनिंग। ऐसी सलाह जो है वो इस आर्टिकल में दी गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है दोस्तों जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये आर्टिकल भी एक आर्मी के ऑफिसर ने ही लिखा है, एक रिटायर्ड ऑफिसर ने लिखा है। वो ये भी कहते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो आर्मी के पर्सनल होते हैं तो अपने ही भाई जो हैं, मीन्स अपना ही जो कॉमरेड, अपना ही साथी है, तो उसकी अगर किसी ने हत्या कर दी तो आपके इमोशंस बहुत ही हाई होंगे। कई बार आप अपने इमोशंस पर से कंट्रोल जो है वो आपका चला जाएगा। यहीं पर ही जो जूनियर लीडरशिप होती है, जो वो टीम के इंचार्ज होते हैं, उनकी लीडरशिप यहाँ पर ही काम आती है कि वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको मेंटेन करें, मेक श्योर करें कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के दायरे के अंदर, राइट, जो एथिक्स और मोरल जो आर्मी को फॉलो करने हैं, तो उनके बाहर जाकर कोई भी एक्शंस जो है वो ना ले। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू
रिमाइंड ऑल ऑफ यू अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप, राइट. ये स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है. ये कोर्स मैंने ही डिज़ाइन किया है और काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है. डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है, तो आप इसके साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स जो है वो आपको हमारा मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी. नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, मेकिंग हेल्थ अवर टॉप प्रायोरिटी इन 2024. बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है. 2023 नवरात्रि में ये खबरें आ रही थी गुजरात से कि एक ही दिन के अंदर 10 लोगों की मृत्यु हो गई बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक्स. और अब हम जानते हैं, पहले ऐसा हुआ करता था कि हार्ट अटैक जो है वो सिर्फ बुजुर्गों को ही आता था, लेकिन अब ऐसा कोई नहीं, कुछ ऐसा नहीं है. 13 साल से के छोटे बच्चों से लेकर मिडिल एज के लोग जो लोग हैं तो उनको भी हार्ट अटैक आ सकते हैं. और ये जो हार्ट अटैक का सिलसिला बढ़ा है उससे ये पता चलता है कि हमारे देश में जो डिजीज का बर्डन है उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट हमें देखने को मिला है. नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं वो अब एक बहुत बड़ा थ्रेट बनते जा रहे हैं. कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं वो तो थ्रेट है ही, अब एनसीडीज जो हैं जैसे कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस, डायबिटीज, कैंसर, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, ये सारी चीजें जो हैं वो पब्लिक हेल्थ कंसर्न बनती जा रही है. डब्ल्यूएचओ जो है तो इसका कहना यह है कि डब्ल्यूएचओ का एक रिपोर्ट है जिसका टाइटल है इनविंसिबल, सॉरी नॉट इनविंसिबल, इनविजिबल. इनविंसिबल का मतलब कुछ अलग होता है. इनविजिबल नंबर्स जो हैं, तो ये इनविजिबल नंबर्स में ये बताया गया है कि 2019 में जो मृत्यु हुई तो इसमें से 66% डेथ जो है वो एनसीडीज की वजह से हुई है. तो ये एक बहुत ही चिंता, ये भारत की बात हो रही है, भारत में, तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है. गुड न्यूज जो है वो ये है कि इट्स नेवर टू लेट टू इन्वेस्ट इन हेल्थ. आज से ही हम हमारी हेल्थ में इन्वेस्ट कर सकते हैं. और ये जो एनसीडीज हैं इनको साइलेंट एपिडेमिक कहा गया है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस. एनसीडीज आर कॉल्ड साइलेंट एपिडेमिक. और ये जो साइलेंट एपिडेमिक है ये हमारा जो कॉमन एक बिहेवियरल, हमारा जो एक अनहेल्थी डाइट है, हमारी जो लाइफस्टाइल है बेसिकली, जिसको कई बार लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं. तो अनहेल्थी डाइट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यूज ऑफ टोबैको एंड अल्कोहल, ये सारी कुछ चीजें ऐसी है जो इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और इसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं. हमारे देश को डायबिटीज कैपिटल भी कहा जाता है. 101 मिलियन डायबिटिक्स और 136 मिलियन प्री डायबिटिक्स लोग जो है वो हमारे देश में रहते हैं. कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस में अगर आप देखेंगे तो टॉप चार्ट में रहता है व्हेन इट कम्स टू कैंसर एंड थिंग्स लाइक दैट. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एस्टिमेशन ये है कि भारत को 2012 से लेकर 2030 तक $4.58 ट्रिलियन का नुकसान हुआ बिकॉज ऑफ एनसीडीज एंड मेंटल हेल्थ कंडीशंस. तो दोस्तों, व्हाट वी कैन डू, इंडिविजुअल्स हम सब जो हैं वो हमारी हेल्थ को अपने हाथों में ले सकते हैं. न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस जो हैं वो बनाए जाते हैं, तोड़े जाते हैं. हमने भी बहुत सारे रेजोल्यूशंस बनाए और बहुत सारे ऐसे रेजोल्यूशंस जो हैं वो कुछ दिनों तक चले, फिर उसके बाद चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो गई, राइट. तो व्हाट वी नीड टू फोकस इज कि अभी कुछ दिनों पहले मेरे एक दोस्त जो है वो मुझसे पूछ रहे थे कि यार आप सुबह इतना जल्दी कैसे उठ जाते हैं, मैं तो उठ ही नहीं पाता. उनके ये शब्द थे कि भाई मैं तो उठ ही नहीं पाता. द थिंग इज, उन्होंने अपना जो एक आईडी है, अपना आइडेंटिटी जो है, खुद की आइडेंटिटी, वो ये उन्होंने, उनके ही शब्द हैं ये, और जो आप होते हैं वही शब्द आपके दिमाग में से निकलते हैं. तो उनके शब्द ये थे कि भाई मैं तो उठ ही नहीं पाता. दैट मीन्स कि उन्होंने अपनी आईडी चेंज ही नहीं की. जब तक आप अपने आप को कैसे देखते हैं वो चीज़ चेंज नहीं करेंगे तब तक आपकी हैबिट चेंज नहीं होगी. एटॉमिक हैबिट नाम की जो किताब है, आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी. एक समय था जब मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था एक, राइट. तो एटॉमिक हैबिट के बारे में मैंने एक ब्रीफिंग दी थी. तो हम जब तक हमारी हैबिट मीन्स जो हमारी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करेंगे तब तक हम चीज़ों को चेंज नहीं कर पाते. तो स्टार्ट चेंजिंग योर आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज ए हेल्थी पर्सन, कि एक ऐसा व्यक्ति जो हर रोज नेचुरल मूवमेंट करता है, चाहे वॉकिंग हो, चाहे जंप रोप्स हो, राइट. आई लव जंप रोप्स. तो आप जंप रोप कर सकते हैं, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं. ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि जिम ही ज्वाइन करना है, राइट. अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं, तो फिर आप जो सीढ़ियाँ होती हैं उनको चढ़िए उतरिए. जो भी ऐसी एक्सरसाइज है, नेचुरल मूवमेंट कीजिए. इसी के साथ स्लो फूड खाइए, नॉट फास्ट फूड, राइट. और साल में एक बार, जब भी वक्त मिले, साल में 2 साल में एक बार, साल में एक बार अगर आप पॉसिबल है आपके लिए तो डू दिस थिंग, हेल्थ चेकअप करवाइए. और डिनर टेबल पर, वाटर कूलर में जो होती है ना कन्वर्सेशंस, तो उसमें हम हेल्थ को ऐड कर सकते हैं. क्या है, अभी तक हम क्या करते थे कि क्या किया, क्या चल रहा है, जॉब कैसी चल रही है. अब वी कैन टॉक अबाउट, क्या यार तू वॉकिंग के लिए जा रहा है, डू यू डू वॉकिंग, क्या आप एक्सरसाइज कर रहे हो, और सूर्य नमस्कार, हाउ डू यू डू इट, दिस एंड दैट. ये चीज़ें जो हैं जब हमारी बातचीत का पार्ट बनेगी तो एक चेंज आएगा हमारे आसपास. और जो हमारा देश है उसको हमें ताकतवर बनाना है, तो इसके लिए हमारे सिटीजन्स जो है वो हेल्थी होने चाहिए. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. तो ये जो 4 चीज़ें हमने डिस्कस की, इसको आप जो हेल्थ के साथ जुड़ी हुई, उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, राइट. चेंज योर आइडेंटिटी. आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग, आज जब मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा था तो मुझे एक विचार आया कि क्यों ना
जैसे ये लिमिटलेस लीडरशिप वाला कोर्स लॉन्च किया है ना, तो वैसे ही एक फिटनेस के साथ जुड़ा हुआ कोर्स जो है वो रिलीज किया जाए. कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम स्टार्ट करें. सो थिंकिंग मीन्स एक वाइल्ड विचार आया है. अभी देखते हैं क्या होता है इसमें आगे. थिंक अबाउट इट, कुछ एक्सप्लोर करते हैं. So that's everything from my side, dear friends. Thank you very much for your love and support. I'll see you soon. Enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.